नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस है कैबिनेट अप्रूव्स 4 मोर जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 और अधिक जजेस की नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है और इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि घटना क्या है, आखिर ये जो जजेस बढ़ाए जा रहे हैं वो क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, फिर हम समझेंगे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में और जजेस अगर बन रहे हैं तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। हमने आपको बताया कि 4 अतिरिक्त जजेस को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो 34 है, जिसमें कि 33 जजेस की संख्या और एक मुख्य न्यायाधीश की संख्या है और इसी के साथ अब इन्हें बढ़ा करके 38 किए जाने की मंजूरी मिल गई है। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये जो 4 जजेस बढ़ाएंगे इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो लंबित केसेस हैं, जो लंबित मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब इनको निपटाने के लिए समय से इन जजेस की नियुक्ति की जा रही है ना। तो अब लंबित मामले जो है वो वर्तमान में आंकड़ों के मुताबिक लगभग 92,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हैं और जिसकी वजह से काफी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा हुआ क्यों? दरअसल जब महामारी आई तो उसके बाद ये जो केसेस हैं इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली। क्यों? क्योंकि अब उस टाइम पर ई फिलिंग यानी कि आप ऑनलाइन अपने केस को रजिस्टर करा सकते थे, तो इस तरीके से जो मामले हैं, जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए। तो अब इनकी जरूरत पड़ रही है कि और अधिक जजेस होने चाहिए। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों से संबंधित है कॉलेजियम प्रणाली, यानी कि अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है या फिर उनका ट्रांसफर करना है तो कॉलेजियम प्रणाली के तहत इसे किया जाता है ना। अब एक बात और समझिएगा कि ये जो कॉलेजियम प्रणाली है इसे जो है किसी कानून के द्वारा नहीं लाया गया और ना ही किसी संवैधानिक प्रावधान के द्वारा इसे लाया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते गए उनके आधार पर कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई है। और याद रखिएगा ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले से संबंधित है ना। अब इनकी अध्यक्षता की बात कर लेते हैं। तो इसकी अध्यक्षता यानी कॉलेजियम प्रणाली की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि जो कॉलेजियम प्रणाली है इसे जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति प्रणाली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति की जा रही है। हमने आपको बताया कि इसमें 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी मौजूद होते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ये 124(2) से संबंधित है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और 4 अन्य वरिष्ठतम जज जो हैं इनसे परामर्श किया जाता है, ये आपस में परामर्श करते हैं और जब परामर्श कर लिया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाती है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो टोटल 5 मेंबर हैं, अगर 5 में से किसी भी 2 न्यायाधीश जो है अगर नियुक्ति का विरोध करते हैं तो राष्ट्रपति के पास सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। और ये जितनी भी सिफारिश है, जितने भी समर्थन में है और जितने भी विरोध में, ये सब कुछ आपका न्यायाधीशों की सलाह जो है वो लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक रूप में नहीं होनी चाहिए। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और अब एक बार न्यायाधीशों का जो क्रमवार आंकड़ा देखने को मिला उनके बारे में एक बार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो हम बात करेंगे शुरुआत से। तो शुरुआत में एक सीजीआई थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब उसके बाद इनकी संख्या में धीरे धीरे कैसे वृद्धि हुई हम वर्षवार देख लेते हैं। तो 1956 में 10 हुए इनकी संख्या, 1960 में 13 हुई इनकी संख्या, 1977 में 17 हुई, 1986 में बढ़कर 25 हुई और 2009 में इनकी संख्या बढ़कर के 30 हुई और 2019 में 33 + 1 सीजीआई यानी कि टोटल 34 है, जो कि वर्तमान में है। और
इसी के साथ 2026 में हमने बात करी कि इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसके बाद 38 हो जाएगा और ये प्रस्तावित है। तो ये हमने समझ लिया वर्षवार इनका आंकड़ा। तो अब एक बार न्यायाधीशों की योग्यता को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ये कंडीशन रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो कम से कम 5 वर्ष हाईकोर्ट जज होना चाहिए, 10 वर्ष हाईकोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए और राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कि उसे लॉ की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अब सेवानिवृत्ति की बात कर लेते हैं तो 65 वर्ष तक वो अपनी जो उनकी कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है। अब इनके इस्तीफे की भी बात कर लेते हैं तो अगर ये चाहे तो राष्ट्रपति को डायरेक्ट अपना इस्तीफा दे सकते हैं या इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? आपके पास 4 कथन है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा, कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। और चौथा, कम से कम 15 वर्ष लोकसभा सदस्य होना चाहिए। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।